अगर मेल पार्टनर में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है जिससे प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो उसको हम मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो क्या वजह है कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, उसमें मेल पार्टनर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। अगर आपका कोई डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपके टेस्ट का कोई रिपोर्ट आपके पास है, तो उस पर आपको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे। तो आइए आज जानते हैं कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, जो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स नोटेड हैं। तो हम सीमन एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से एक है वॉल्यूम, सीमन की क्वांटिटी कितनी है। तो जो नॉर्मली सीमन सैंपल है उसका वॉल्यूम 2 to 5 ml रहता है, लेकिन अगर बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें वॉल्यूम कम भी हो सकता है कि अगर आपके कलेक्शन के टाइम पे कुछ स्पिल हो गया है, आपका पार्शली कलेक्शन हुआ है, या फिर अगर आपने फ्रीक्वेंटली रिलेशंस रख रहे हैं, या अगर आपके कोई डक्ट में ब्लॉकेज है जिस वजह से सीमन प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है सीमन कॉन्सेंट्रेशन। सीमन कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि उनकी संख्या या नंबर कितना है स्पर्म का पर ml। तो जो नॉर्मल हम काउंट लेते हैं वो है 15 मिलियन पर ml। अगर इससे कम होता है तो हम उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सीमन के अंदर स्पर्म बिल्कुल नील या एब्सेंट होते हैं, तो उसको कहा जाता है एजोस्पर्मिया। अगर 5 मिलियन से कम होता है तो उसको हम सिवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी का मतलब है कि स्पर्म की गतिशीलता क्या है, वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जो हम चेक कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्पर्म है वो बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं, या फिर वो एक ही जगह पे मूव कर रहे हैं, या फिर उनकी जो मूवमेंट है उसमें वो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है, यानी कि वो एक जगह से आगे मूव करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जिसको प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहा जाता है। तो सीमन एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि स्पर्म डिफरेंट प्रोपोर्शन कितना है, कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, नॉन प्रोग्रेसिव कितनी है, और इमोटाइल स्पर्म कितनी है। मोटिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि स्पर्म को बहुत डिस्टेंस कवर करना होता है, वजाइना के थ्रू सर्विक्स में जाना है, उसके थ्रू यूट्रस में जाना है, और फिर फलोपियन ट्यूब में पहुंचकर एग को फर्टिलाइज करना है। इसके लिए मोटिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रफली जो 40-42% से ज़्यादा मोटिलिटी होनी चाहिए नॉर्मल सीमन में। अगर इससे कम होती है तो उसको हम एस्टिनोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी ये होता है कि नॉर्मल स्पर्म कितने हैं, तो उसमें स्पर्म का आकार देखा जाता है। उसका ये 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिड पीस और टेल। तो जो उसका देखा जाता है कि वो सब नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। तो जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी है उसका 4% कट ऑफ लिया जाता है। अगर आपके 100 में से 4 स्पर्म्स नॉर्मल हैं तो वो नॉर्मल रेंज में है, और अगर इससे कम है तो उसको हम टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। सीमन का पीएच, जो सीमन का नॉर्मली पीएच होता है वो 7.2 से 7.8 के बीच में होता है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये पीएच बढ़ भी सकता है, और अगर कुछ इजैकुलेटरी डक्ट्स में ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से ये सीमन का पीएच एसिडिक भी हो सकता है, यानी कि पीएच फॉल भी हो सकता है। सीमन की विस्कोसिटी, सीमन जो होता है नॉर्मली विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कितना थिक है वो। तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट है विस्कोसिटी वो नॉर्मल मानी जाती है, अगर वो बहुत ज़्यादा विस्कस है वो एबनॉर्मल रेंज में फॉल होता है। सीमन में वाइट ब्लड सेल काउंट, जो सीमन के अंदर जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो 1 मिलियन से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा है तो उसमें वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अगर आपका सीमन एनालिसिस में एबनॉर्मल आता है तो आपको वरी नहीं करना है। जो सीमन है वो डे टू डे भी फ्लक्चुएट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका एब्सटिनेंस कितना, पीरियड कितना है, आपने लास्ट रिलेशंस कब रखे थे, आपको किसी तरह को कोई इलनेस तो नहीं हुई है। अगर सपोज़ आपको कोई रिसेंटली कोई वायरल इलनेस हुई है उसकी वजह से भी आपके सीमन पैरामीटर्स डिरेंज हो सकते हैं। तो जनरली जो डॉक्टर हैं वो एक सीमन एनालिसिस के बेसिस पे ही जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड नहीं करते हैं। कुछ गैप के बाद एक बार रिपीट सैंपल भी लिया जाता है, और बाकी आपकी फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर के सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके आगे जो ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिसाइड किया जाता है।